नेचुरल सिलेक्शन से एवरी ईयर कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता ही है। यूजुअली देयर नो नथिंग कैन लिव आउटर स्पेस, इतना सब जीरो टेम्परेचर है वहाँ पे, ठीक है। रेप्टाइल से ही बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों आए हैं, बर्ड्स ने मैमल्स को नहीं राइज किया है, ठीक है। रेप्टाइल आर द कॉमन एंसेस्टर ऑफ बर्ड एंड मैमल। यहीं से आप खुद देखो कि ड्रायोपिथेकस से ही मैन की लिनिएज आई है और ड्रायोपिथेकस से ही एप्स भी आया है। हमेशा स्मार्ट वर्क या शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं, हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होता है वो सबसे मीठा होता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास। आई होप आप सब खुश हो और बहुत हेल्दी हो। तो बच्चों आज बारी आ चुकी है फाइनली 12th के लास्ट चैप्टर की, दैट इज इवोल्यूशन। तो उसको थोड़ा सा कंसाइज वे में और बेटर वे में चलो डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशन है तो एक स्टोरी की तरह, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और मैं चाहूंगी कि इन सारे क्वेश्चंस का आप एकदम सही आंसर करो। थोड़ा हिस्ट्री टाइप ऑफ है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर हम इसको एक स्टोरी की तरह समझे, एक स्टोरी की तरह इसको सुने। तो इवोल्यूशन चैप्टर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले आएगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो किसकी इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, लिविंग फॉर्म्स की या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की भी हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, राइट। और ये सारी चीजें है कहाँ पे, अर्थ पे। तो अर्थ कैसे आया, अर्थ जिस गैलेक्सी को बिलोंग करता है वो गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फॉलोड बाय द थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इस यूनिवर्स में जो लाइफ आई है वो लाइफ आई कैसे, है ना, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है लाइफ की, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फॉलोड बाय नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, नेचुरल सिलेक्शन से एवरी ईयर कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता ही है, तो उसे ही भी हम डिस्कस करेंगे। फॉलोड बाय द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। किसी ने देखा तो नहीं इवोल्यूशन होते हुए, लेकिन हो रखा है, इसकी एविडेंस, इसका प्रूफ कहाँ पे है। तो ऐसी कई सारी एविडेंसेस है जो हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ फॉसिल अकेले एविडेंस नहीं है, और भी कई सारी एविडेंसेस है। फॉलोड बाय एडाप्टिव रेडिएशन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हो गया, अब उस लाइफ जैसा आया था वैसे का वैसा तो है नहीं, काफी सारी चेंजेस आई है, नए नए स्पीशीज बने हैं, नए नए वेरिएंट्स बने हैं, है ना। तो ये थियरीज ऑफ इवोल्यूशन किस तरह से पुराने फॉर्म से नया फॉर्म आया है, ये डिस्कशन करने वाले हैं। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की भी हम बात करने वाले हैं। फॉलोड बाय अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में हम बात करने वाले हैं कि कब कौन सा लाइफ फॉर्म आया, उनकी एज क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन इवोल्यूशन भी उसी का ही एक ह्यूज पार्ट है। तो चलो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले इवोल्यूशन का सिंपल डेफिनेशन है बेटा कि अ स्लो, अ ग्रेजुअल चेंज, एक ग्रेजुअल चेंज किनका, लाइफ फॉर्म्स का, और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, राइट। तो इवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की भी चेंजेस देखते हैं, बट क्योंकि हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसकी क्या हिस्ट्री थी, पहले किस तरह का फॉर्म था, अभी क्या चेंजेस आई है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन, क्योंकि लाइफ फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, लाइफ फॉर्म्स है कहाँ पे, कौन से प्लैनेट में है, अर्थ में है। अर्थ किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्स, किसी एक पर्टिकुलर गैलेक्सी को बिलोंग करता है, तो उसका बनना पहले जरूरी था। तो ऐसा माना जाता था द एंटायर यूनिवर्स एक सडन एक्सप्लोजन हुआ था जिसको बिग बैंग का नाम दिया गया है, और इस बिग बैंग से ही आया है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस या बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग दैट द यूनिवर्स सडनली एक्सप्लोडेड एंड एक्सपैंड, है ना, फैल गया। ऐसे क्या फैला, डस्ट क्लाउड्स, बहुत सारे गैसेस, इस तरह से फैल गया धीरे 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 धीरे। क्योंकि एक्सपैंड हुआ था तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी लो हुआ, है ना, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया था, इस वजह से ही बिग बैंग हुआ था, ऐसा माना जाता है। गैमो नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब ये बिग बैंग हुआ, जब यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, साथ ही साथ ये गैस क्लाउड्स और ये जितने भी डस्ट क्लाउड्स है, ये सारे ग्रेविटेशनल पुल से एक दूसरे के करीब आने लगे। दिस ग्रेविटेशनल एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसीलिए जैसे जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते गया, जो सबसे सेंटर का जो ग्रेविटेशनल पुल था, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, एंड दैट सेंटर मास बिकेम द सन।
तो सन इज अ बॉल ऑफ फायरी बॉल बोला जाता है ना उसको, उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा है एंड इसीलिए उसकी हीट ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है दैट ग्रेविटेशनल पुल वाज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, राइट। तो ये ग्रेविटेशनल पुल आज भी चल रहा है। हो सकता है कि ऐसे धीरे धीरे एक और बाद में कभी कुछ बिग बैंग बने, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा हो सकता है, नथिंग हैज बीन प्रूव्ड येट। सो नाउ ये जो गैस क्लाउड्स थे, ये सारे डस्ट क्लाउड्स थे, इनकी ग्रेविटेशनल पुल चल रही है, इससे धीरे धीरे एक दो आपके प्लैनेट्स बने। बहुत सारे प्लैनेट्स के मास ने मिल मिल के एक एक गैलेक्सी बनाया। उसमें से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा प्लैनेट अर्थ रहता है, राइट। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स माना जाता है 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ये जो ह्यूज एक्सप्लोजन से जो एक्सपैंड हो गया यूनिवर्स, अलग अलग प्लैनेट्स बने एक्सेट्रा, दैट हैपेंड 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। सो अ ह्यूज एक्सप्लोजन रिजल्टेड इनटू एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, है ना, इन वॉल्यूम, ऑफ कोर्स बहुत बड़े वॉल्यूम में वो इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ क्योंकि हीट एनर्जी ज्यादा थी, जब वो एक दूसरे की तरफ पुल हो रहे थे, अब एक्सपैंड हो गया तो टेम्परेचर थोड़ा डिक्लाइन हुआ, राइट। अब टेम्परेचर डिक्लाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि आज का जैसा टेम्परेचर डिक्लाइन मतलब उस टाइम पे वो 800 डिग्री 900 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो समझो, इमेजिन करो कि बिग बैंग होने से पहले कितना हाई टेम्परेचर रहा होगा, कि आफ्टर बिग बैंग इट रिड्यूस्ड इनटू 800 डिग्री सेंटीग्रेड और 900 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली, उसके पहले कितना रहा होगा, राइट। ओके, तो टेम्परेचर डिक्लाइन, देयर वाज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इसीलिए था क्योंकि वहां पे एबंडेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन था। सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, हीलियम का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो आफ्टर द टेम्परेचर डिक्लाइन देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट था, there was abundance of hydrogen, इस वजह से रिड्यूसिंग टेम्परेचर बोला, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोला जाता है। और भी हम आगे पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के बारे में, फिलहाल ये जान लेते हैं। आई एम सो सॉरी। ओके, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस हैपेंड एंड गैलेक्सीज वेर फॉर्म, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद एक एक प्लैनेट बना, तो उसमें से एक प्लैनेट हमारा अर्थ था। 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स बना और सिर्फ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना है। तो सोचो कितना टाइम लगा होगा इन सारी गैलेक्सीज को बनने के लिए, इन सारे ग्रेविटेशनल पुल को वॉक करने के लिए। उसके बाद ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, है ना। अब अर्थ का फॉर्मेशन जब हुआ, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वहाँ, मतलब यही इसी अर्थ की ही मैं बात कर रही हूँ। ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे कोई ओजोन लेयर नहीं था, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, वही 800 डिग्री सेंटीग्रेड 900 डिग्री सेंटीग्रेड था। उतने हाई टेम्परेचर में जितने भी, क्योंकि गैसेस और क्लाउड्स का बना था, तो ये गैसेस और क्लाउड्स, इन सब में एटम्स भी थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ये सारे फ्री स्टेट में एटम नहीं रह सकते थे क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर था। सो दे ऑल रिएक्टेड एंड फॉर्म सर्टेन मॉलिक्यूल्स, जो बाद में कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और बाद में कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। कैसे, हम वो देखने वाले हैं। तो there was continuous volcanic eruption, कंटिन्यूअस वॉल्केनो का इरप्शन हो जा रहा था, मोल्टेन लावा निकल रहा था। वो मोल्टेन लावा ने पूरे अर्थ सरफेस को कवर किया और कुछ उसमें से वाटर वेपर निकली, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वर रिलीज फ्रॉम दैट मोल्टेन मास विच वॉज कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और ये सारे गैसेस और ये वाटर वेपर गैसेस, इन सब ने पूरा कवर कर लिया अर्थ के सरफेस को। देयर वाज नो ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर नहीं था, सन से डायरेक्टली एक्सट्रीम अमाउंट में यूवी रेडिएशन आ रहा था। जो आज आता है इससे कम से कम 100 गुना 1000 गुना ज्यादा यूवी रेडिएशन आ रहा था। तो वो और ज्यादा अर्थ सरफेस को हीट कर रहा था। सो यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन ब्रोक H2O वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2+O2 में उसने ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब ये जो लाइटर H2 लाइटर था तो इट हैज एस्केप्ड, और इसीलिए ज्यादा अमाउंट में H2 था, हाइड्रोजन था, तभी मैंने बोला एबंडेंट अमाउंट में H2 है, एंड एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। इसीलिए रिड्यूसिंग था क्योंकि H2 लाइटर एस्केप किए जा रहा था एटमॉस्फेयर पे। जो ऑक्सीजन था वो कभी फ्री नहीं था, देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा कंबाइन हो रहा था H2O, CO2 एंड अदर। ठीक है, लेटर ओजोन लेयर भी धीरे धीरे बनने लगा।
बनते बनते क्या हुआ, अब थोड़ा धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, कम यूवी रेडिएशन पहुंच रहा था, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ। ये तो एक कूल डाउन होने का एक हाथ इसका है कि ओजोन लेयर फॉर्म हो गया, दूसरा हाथ ये है कि क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हुआ एंड अर्थ वाज लाइक अ गरम तवा, है ना, गरम तवा था। आप सोचो वहां पे जब ये वाटर वेपर आपका बन रहा था, वाटर वेपर फिर क्लाउड बना, उससे रेन बनी, रेन का ड्रॉप जैसे ही अर्थ सरफेस पे आया वो, ठीक है, फिर से वाटर वेपर बना, ये साइकिल चलता रहा, वो वाटर वेपर, फिर से रेन बना, फिर रेन गिरी, ये साइकिल चलता रहा, धीरे धीरे करके अर्थ का टेम्परेचर फिर और कूल डाउन होता गया, 800 से फिर नीचे आता गया। अब जितना रेन आ रहा था उतना ज्यादा इवापोरेशन हो नहीं रहा था, सो दैट रेन व्हेन इट फेल ऑन द अर्थ सरफेस इट स्टार्टेड फिलिंग अप द डिप्रेशंस ऑन अर्थ, मतलब अर्थ में जो क्रेटर्स थे, गड्ढे थे, उन गड्ढों में अब वो रेन का पानी भरने लगा, क्योंकि अब उतना ज्यादा गर्म है नहीं अर्थ सरफेस, तो ज्यादा इवापोरेशन हो नहीं रहा है, राइट। तो गर्म तवा थोड़ा सा कम ठंडा हो गया है, तो अब उसमें आप गर्म तवे में पानी डालोगे तो क्या देखोगे, वो पानी रहता है, उतना जल्दी इवापोरेशन नहीं होता है। तो मानो कि अब वो तवे में जो गड्ढे थे वहां पे फिल हो गए रेन का पानी, एंड दैट बिकेम दी टुडेज ओशंस। बट स्टिल अर्थ टेम्परेचर व्हाट वाज स्टिल 200 300 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो इट वाज अ बॉइलिंग ओशन। इसी बॉइलिंग ओशन में, जिसको हॉट डाइल्यूट सूप नाम दिया था हेल्डन ने, और ऐसा माना जाता है कि इसी ओशन ने, ये हॉट डाइल्यूट बॉइलिंग ओशन में ही लाइफ फॉर्म बनी, पहली लाइफ ओशन में ही बनी, ठीक है। तो इसीलिए अब हम लाइफ का, किस तरह से लाइफ आया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की थियरीज को हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो थियरी है बेटा, वो दिया गया था बाय फादर सोरेस। फादर सोरेस मीन्स ऑफ कोर्स ही वाज अ पोप, और चर्च में जो हम बोलते हैं ना, जो आपके पोप्स थे, एक पोप थे फादर सोरेस, उन्होंने ये थियरी दी कि जो आपको अर्थ में आज जितने भी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, जैसे दिख रहे वैसे के वैसे ही बनाए गए थे एक सुपर नेचुरल पावर द्वारा, दैट मीन्स भगवान द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू माइथोलॉजी लिटरेचर, या जो भी बुक्स है, उन्होंने ऐसा बोला कि इट वाज क्रिएटेड बाय गॉड। फादर सोरेस ने ये थियरी दी थी। फाइन, एंड ही सेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेर क्रिएटेड एज सच बाय अ सुपरनैचुरल फोर्स। तो उन्होंने बोला था फर्स्ट डे को चांद और तारे, सूर्य बना था, फिर चांद तारे बने, फिर 6th डे को मैन आया, एंड और ऐसे करके। बट दिस डिड नॉट एक्सप्लेन कि ऐसे के ऐसे तो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते। जैसे आज हमें डायनासोर्स नहीं दिखते हैं, लेकिन हमें उनके बोन्स तो मिले, हमें उनका फॉसिल तो मिला, पता तो प्रूफ तो मिला कि हाँ ये थे। तो दैट डजंट मीन दे वर क्रिएटेड एज सच, देयर वर सर्टेन एंसेस्ट्रल फॉर्म प्रेजेंट। ऐसे बहुत सारे ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, फॉसिल ह्यूमन रिमेन्स, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनके सबके अवशेष मिले हैं। तो ये तो ऐसा सच नहीं कि हम ऐसे के ऐसे तो नहीं बने थे, मतलब हमारा कुछ और फॉर्म हुआ करता था, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, तो ये थियरी तो माना नहीं जा सकता। और इनके अकॉर्डिंग ये भी है कि जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है, जबकि हमने अभी अभी पढ़ा कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना है। तो इस थियरी का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए इसको माना नहीं जाता है। उसके बाद आया द थियरी ऑफ कॉस्मोजोइक थियरी, जिसको हम लोग पैंसपर्मिया भी बोलते हैं। तो पैंसपर्मिया के अकॉर्डिंग कुछ साइंटिस्ट है, जैसे क्यूवियर वॉज वन ऑफ द साइंटिस्ट, जिन्होंने ये बोला, आपको साइंटिस्ट के नाम की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, जस्ट आपको बोल रही हूँ, ना मैंने फादर सोरेस लिखा है, ना मैंने क्यूवियर लिखा है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ। बाकी जो मीनिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया है, हर बार की तरह जैसे मैं लिख देती हूँ, ताकि एक एट अ ग्लांस आपको पढ़ के याद आ जाए। तो क्यूवियर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि बाहर से, आउटर स्पेस, बाहर मतलब अर्थ के बाहर जो आउटर स्पेस है, उस स्पेस से कुछ स्पोर्स आए, दैट स्पोर्स वेर कैरिंग लाइफ, है ना, वो लाइफ उस स्पोर में था, या उसको स्पर्म का भी नाम दिया गया। स्पर्म इसीलिए बिकॉज वी नो स्पर्म is a gamete which give rise to life ना after fusion। तो उन्होंने इसलिए उसको स्पर्म नाम दिया या स्पोर बोला कि वो जब अर्थ सरफेस पे आया, अर्थ की सरफेस बड़ी उपजाऊ थी, एंड दैट गेव राइज टू लाइफ। और सिर्फ हमारे अर्थ में नहीं, ऐसे कई प्लैनेट में वही स्पोर जा के गिरे होंगे, वहाँ लाइफ हुई होगी, ठीक है। सो लाइफ ऑन अर्थ केम फ्रॉम आउटर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ऑल्सो नोन एज द थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया। हालांकि इस थियरी का भी कोई सबूत नहीं है, इसको नहीं माना गया, लेकिन आज
कल थोड़ा बहुत रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि देर आर सर्टेन माइक्रोब्स विच कैन लिव आउट अ स्पेस. यूजुअली देर नथिंग कैन लिव आउट अ स्पेस. इतना सब जीरो टेम्परेचर है वहाँ पे. ठीक है, चलो अब बात करते हैं. वहाँ पे सब जीरो तो नहीं, वहाँ पे शायद एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऐसा कुछ बोला जाता है जिसमें आप कंप्लीटली फ्रीज हो जाओगे, आपके सारे ऑर्गन्स फ्रीज हो जाएंगे. एनीवे आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन. तो ग्रुप ऑफ कुछ साइंटिस्ट ने, आर्हेनियस, रिक्टर, ऐसे बहुत सारे, हेल्महोल्ट्ज, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट के ग्रुप्स थे जिन्होंने वो बोला कि जो लाइफ है इट केम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक डिकेइंग मड, रॉटिंग मड, स्ट्रॉ एटसेट्रा. स्ट्रॉ मतलब वही जो हम चरवा, जो क्या बोलते, चारा डालते हैं ना गाय को, वो स्ट्रॉ. वहां से कैसे बोला उन्होंने देखा कि जो नाइल रिवर है, उसके जब नाइल रिवर सूख जाती है तो मड के नीचे आपको देखेंगे कि कुछ क्रोकोडाइल्स, कुछ एलिगेटर्स वगैरह उसके नीचे प्रेजेंट है. वहां से वो उठ के आते हैं गर्मी के टाइम पे एंड या उसके अंदर चले जाते हैं ठंड लेने के लिए, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए. तो उन्होंने बोला कि वहां से मतलब मड से ही जन्म लिया होगा ना एलिगेटर ने. ठीक है, या छोटे छोटे फिशेस वगैरह वो जो हम देखते हैं ना कि कुछ ऐसे आपके लंग फिशेस है जो ऐसे मड के नीचे अंदर चले जाते हैं बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड ऑल ड्यूरिंग समर सीजन. अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं वो, नॉट हाइबरनेट, यू कैन से डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, नॉट इवन हाइबरनेशन, दैट वुड बी एक्टिवेशन. एनीवे, तो इस तरह से उन्होंने बोला कि दैट मड गेव राइज टू दोज फिशेस, स्नेक्स, एलिगेटर्स. इसके अलावा उन्होंने देखा कि कुछ जहाँ पे गोडाउन था, जहाँ पे भूसा वगैरह वो रखते थे, ऐसे चारा वगैरह रखते थे, वहाँ पे कुछ दिनों बाद उनको छोटे छोटे माइस के बच्चे मिलते थे. तो उनको लगता था कि वो स्ट्रॉ से माइस के बच्चे पैदा हुए हैं. ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया, लेकिन कि चलो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस स्ट्रॉ के ऊपर उन्होंने एक पसीने से भीगा हुआ कपड़ा रख दिया. कुछ दिनों बाद जब वो कपड़ा उठाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ छोटे छोटे माइस के बच्चे थे. उनको ये नहीं समझ में आया कि वहाँ माइस रहती है, इट्स अ गोडाउन, उसको खाना पीना मिलता है, वहाँ पे उसको धान वगैरह मिल जाता है, तो वहां माइस जाती होगी, माइस ने रिप्रोड्यूस करके वहां बच्चा डाला होगा. ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन या लाइफ कमिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर हैज बीन डिसअप्रूव्ड एंड इट वाज लार्जली डिसअप्रूव्ड बाय लुई पाश्चर. लुई पाश्चर के अलावा भी रेडी और स्पैलेंजेनी ने भी अपना एक्सपेरिमेंट करके बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉन लिविंग थिंग से नहीं आता है कोई लाइफ फॉर्म. तो अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम रॉटिंग डिकेइंग मैटर लाइक मड, स्ट्रॉ एटसेट्रा, नॉन लिविंग मैटर जिसको हम बोला जा सकता है. एंड इट वॉज डिसअप्रूव्ड बाय लुई पाश्चर. तो लुई पाश्चर एक्चुअली हेल्प्ड प्रूविंग थियरी ऑफ बायोजेनेसिस कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से नहीं, लिविंग चीजों से ही आया है. लेकिन ये लिविंग चीज प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है ना, किसी जैसे माइस पहले से था तो वो माइस से आया है. लेकिन माइस कहाँ से आया? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नया लाइफ आया है, दैट इज ट्रू, बट प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आया? तो इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना हम, तो इन्होंने ये इसको तो डिसअप्रूव कर दिया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि लाइफ कहाँ से आई है. यहाँ पे चूक गया था लुई पाश्चर, रेडी, स्पैलेंजेनी, सब ने एक एक परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट. चलो पहले ये जान लेते कि कैसे डिसअप्रूव किया ये बायोजेनेसिस को. तो रेडी और स्पैलेंजेनी ने कुछ सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडी ने क्या किया था, उसने 3 जार लिए थे, ग्लास के जार. तीनों जार में उसने क्या किया, मांस के छोटे से टुकड़े को अच्छे से बॉईल किया, स्टेरिलाइज किया ताकि फ्री ऑफ एनी माइक्रोब्स हो. फिर इन तीनों टुकड़ों को एक एक जार में रख दिया. एक जार को उसने खुला छोड़ा, ए जार को. बी जार को उसने एकदम टाइटली शट किया है, एकदम एयर टाइट फिल्म से, ताकि कोई हवा ना जा पाए. सी जार को उसने एक बस पतले से कॉटन क्लॉथ से ढक दिया. ठीक है, ट्रांसपेरेंट कॉटन क्लॉथ से. अब कुछ दिनों के बाद उसने देखा जो ए जार थी, वो जार के अंदर जो मीट था उसके ऊपर छोटे छोटे मैगेट्स, लार्वे घूम रहे हैं. तो लोगों ने बोला देखो देखो, हमने बोला था ना डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से लाइफ आया, ये डिकेइंग मीट था, उसने लाइफ दिया इन लार्वे को. तो रेडी ने बोला रुको, बी जार देखते हैं. बी जार के ऊपर ना कोई लार्वा है, ना कोई मक्खी है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसको उसने एयर टाइट किया था और जो मीट था वो भी काफी फ्रेश है, रॉटिंग नहीं है. थर्ड जो सी जार था सो सॉरी, हाँ थोड़ा सा गले में ट्रबल है बिकॉज ऑफ द सीजन, बट इट्स ऑल राइट.
ओके, C4 में उन्होंने देखा कि वहां जो लार्वा है वो उस क्लॉथ के ऊपर रेंग रहा है, अंदर तो एंटर नहीं कर पाए क्योंकि क्लॉथ से उसने टाइटली ढका तो था, बट क्लॉथ इज परफोरेटेड, वहां से आराम से हवा पास कर रही थी जिससे मक्खियां अट्रैक्ट हुई मीट के स्मेल से, ऊपर आके बैठी, वहां अंडा दी ऊपर आपके मसलिन क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ के ऊपर, और वहां पे वो लार्वा आया। नाउ ही प्रूव्ड कि मक्खियां विजिटेड द मीट और मक्खियों ने एग ले किया तो वहां से अंडे से न्यू लाइफ आया है, मीट सड़ी हुई मीट ने नहीं लाइफ दिया है। करेक्ट। तो इस तरह से उसने डिसअप्रूव किया। लुई पास्चर ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसका लंबा सा एक नेक था, उसको उसने बेंड कर दिया एस शेप में। इसको स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इट रिजेंबल्स द नेक ऑफ अ स्वान। और उसने उसके अंदर ईस्ट का ब्रॉथ लिया विथ शुगर सिरप और उसको अच्छे से बॉईल किया, ईस्ट को मार दिया उसने, किल्ड ईस्ट बाय हीटिंग ऑफ कोर्स, एंड उसमें शुगर सिरप वगैरह भी डाला एंड इट वाज किल्ड फ्री ऑफ एनी कॉन्टामिनेशन, तभी बॉईल किया गया। तो कोई लाइफ एज सच यहां नहीं था। अब उसने क्या किया, इसका जो नेक था उसे उसने तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा, अब यहां पे जब एयर एंटर कर रहा था, एयर वॉज गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस एरिया, एक प्लग अपने आप एयर क्रिएट कर रहा था, नो माइक्रोब्स कुड एंटर। तो ब्रॉथ वैसे का वैसा फ्री ऑफ एनी कॉन्टामिनेशन कई दिनों तक था, लेकिन तोड़ने के बाद अब द एयर कुड डायरेक्टली एंटर दिस ब्रॉथ, है ना। और अब वहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ हुई, माइक्रोब को तो शुगर सिरप वगैरह मिला है, बढ़िया खाना मिला, वो ग्रो होने लगी। तो कुछ दिनों में ये एकदम टर्बिड, एकदम ऐसे क्या बोलते हैं कि धुंधला सा दिखने लगा। धुंधला इसीलिए बिकॉज देयर वाज ग्रोथ ऑफ लाइफ इन इट, माइक्रोब ग्रो कर रहे थे, ये क्रिस्टल क्लियर था। तो इस तरह से उन्होंने भी प्रूव किया प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नई लाइफ आई है, नॉन लिविंग थिंग्स ने। लेकिन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ आए वो तो नहीं बता पाए। सो ये छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट दे could not tell or could not explain the origin of life। ठीक है, सब कुछ बताया, लाइफ कहाँ से है वो नहीं बता पाया। तो अब हम फोकस करेंगे थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसने एक्चुअली में प्रॉपरली वही चीज एक्सप्लेन की जो हम थोड़ी देर पहले यहाँ बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे पढ़ रहे थे ना, कि इस तरह से ही आपके ओजोन लेयर वगैरह बने और इसके वजह से यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ओशन बने एंड एवरीथिंग। अब यहाँ से ये जो केमिकल इवोल्यूशन चल रहा था, ये जो बिग बैंग थ्योरी के बाद जितनी भी प्रोसेसेस चल रही थी, उसने हेल्प किया लाइफ क्रिएट करने में। ये जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे थे, दैट गेव राइज टू लाइफ। तो कीमोजेनी, केमिकल इवोल्यूशन और लाइफ को एक्सप्लेन किया था ओपैरिन एंड हैल्डेन ने। देयर वर मेनी अदर साइंटिस्ट जिन्होंने हेल्प किया, बट दे मेनली एक्सप्लेन्ड इट। जैसे हैल्डेन का वो हॉट डाइल्यूट सूप वाली थियरी की बॉइलिंग ओशन था, उसी में सब ग्रो हुआ होगा लाइफ फॉर्म। तो दे एक्सप्लेन दैट लाइफ ओरिजिनेटेड, यही तो था सारी की सारी थियरीज, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, आरएनए यहीं से आया है। ठीक है, ओके, हाइपोथाइज्ड बाय ओपैरिन एंड हैल्डेन। तो चलो इसको हम समझते हैं क्या बोला। तो अकॉर्डिंग टू कीमोजेनी, दीज एटम्स जो अर्थ में थे, क्योंकि सी अर्थ का जो सरफेस था यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे गैशियस क्लाउड्स वगैरह थे, उन गैशियस क्लाउड, डस्ट क्लाउड्स में यही सारे एटम्स थे, है ना। एंड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर दे कुड नॉट रिमेन फ्री स्टेट में, वो नहीं रह सकते थे इतने हाई टेम्परेचर में। सो दे रिएक्टेड, तो हमको मिल गया H2 मिल गया। ठीक है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख लेती हूँ चलो यहाँ पे। ठीक है, CO2। ठीक है, हमें H2 मिला, हमें H2O मिला। ठीक है, हमें H2O मिला, हमें CH4 मिला, हमें NH3 मिला। ठीक है, एटसेट्रा। अब ये भी सारे रिएक्ट करने लगे। जब ये सारे रिएक्ट किए, वी गॉट सर्टेन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर। शुगर में क्या है, C6H12O6, यही तो चीज है। हमें अमाइनो एसिड मिला, अमाइनो एसिड में क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, हाइड्रोजन होती है, अमाइनो ग्रुप होती है, और भी हाइड्रोक्सी, मिथाइल, और पता नहीं कितने सारे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन है तो मैंने CHO एंड N। तो वो सारी चीजें हैं। ग्लिसरॉल है, CH2OH, CHOH, CH2OH। फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, CH and N चेन अटैच टू अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
यही सारी चीज़ें हैं। नाइट्रोजनस बेसिस हमें मिले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही तो है नाइट्रोजनस बेस में, ठीक है। ये अब ये सारी चीज़ें पॉलीमराइज करने लगी, तो आपकी जो सिंपल शुगर्स है वो पॉलीमराइज करके पॉलीसैकेराइड बनाएगी ना, मोनोसैकेराइड पॉलीमराइज करके पॉलीसैकेराइड बनाता है। अमाइनो एसिड पॉलीमराइज करेगा तो प्रोटीन मिलेगा हमें, ठीक है, और लिपिड्स मिलेगा हमें, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड के आपके एस्टरिफिकेशन की वजह से। ये तो पॉलीमराइज नहीं करता है, एस्टरिफिकेशन करता है ना, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हमने देखा है, ट्राइग्लिसराइड ऐसे ही तो बनती है। न्यूक्लिक एसिड बन गई आपकी, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनी होगी, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से। अब ये सारी चीजें इन लोगों ने क्या किया, एक्यूमुलेट हो गए एक साथ, एक वाटर फिल्म इसके आसपास था, और इन्होंने बनाया प्रोटोबायोन, जिसको एक नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म हम बोलते हैं, प्रिमिटिव लाइफ। तो ये प्रिमिटिव लाइफ माना जाता है कि ये आपके अर्थ के 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना होगा ना आपका अर्थ, उसके भी 500 मिलियन ईयर्स बाद ये बना, मतलब 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये आपके कुछ नॉन प्रोटोबायोन्स को माइक्रोस्फीयर्स या कोइजरवेट्स हम बोलते हैं। दो अलग अलग फेनोमेना है, दो अलग अलग लोगों ने दिया था। ओपैरिन ने आपके कोइजरवेट्स को एक्सप्लेन किया था, माइक्रोस्फीयर वाज एक्सप्लेन बाय सिडनी फॉक्स, ठीक है। अब ये सारे जो आपके माइक्रो प्रोटोबायोन्स थे, दे वर नथिंग बट एक्यूमुलेशन और एग्रीगेशन ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टुगेदर, ठीक है। अब इसमें कुछ आपकी मॉडिफिकेशन हुई, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन बना होगा, कुछ ऑर्गेनेल्स अंदर बने होंगे, तो उन्होंने क्या बनाया, दे गेव राइज टू इयोबायोन, सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सारे सिंगल सेल है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, दीज आर सिंगल सेल। सिंगल सेल से फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना होगा, ठीक है। आपके आप आगे जाके पढ़ोगे फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म कब आया होगा, फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म कब आया होगा, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म ओरिजिनेटेड 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, एंड द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और देखो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि जब एनसीईआरटी ने बोला है कि 500 मिलियन ईयर्स बाद आया है लाइफ फॉर्म अर्थ के बनने के, मतलब 4 बिलियन ईयर्स अगो ऐसा लिखा है, फिर बोला है कि फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट लगता है, बट आप क्या करें जो है एनसीईआरटी में, ओके। एनीवे, फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म ओरिजिनेटेड 2000 मिलियन ईयर्स अगो। सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आपको पता है जो रियल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स है, ठीक है, ट्रू सेल्स। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये तो हम बस ओरली ओपन एंड हेल्डन ने ऐसा पोस्टुलेट किया था, प्रूफ कहाँ पे है हमारे पास, हम कैसे मान लेते हैं कीमोजेनी ही आपकी सबसे एक्सेप्टेड थियरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो अपने पास मिलर अंकल थे, यूरे एंड मिलर, एक्चुअली दोनों ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया इस पूरे कीमोजेनी पर, हमें बताया कि यस दे वर राइट। कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक ग्लास चेम्बर ली, उस ग्लास चेम्बर में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड रॉड्स लगाए, इसीलिए लगाया क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ में जो टेम्परेचर था, जब ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई थी, सबसे पहला था हाई टेम्परेचर होना जरूरी था। तो ये हाई टेम्परेचर सिर्फ आप कौन कौन से रिसोर्स सोर्सेस की वजह से होता था, कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन काफी हीट बना रहा था, कंटिन्यूअस लाइटनिंग एंड थंडरिंग ऑन अर्थ सरफेस, रेन कंटिन्यूअसली हो रहा था, है ना, क्योंकि जैसे रेन गिर रहा था वेपर बन रहा था, फिर रेन गिर रहा था, ये साइकिल चल रहा था। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब वही लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शन, यूवी रेडिएशन, ये सारे ने मिलके हाई टेम्परेचर बनाया था। तो वैसा ही माहौल क्रिएट करना था, तो उन्होंने ये सारे कुछ गैसेस को लिया इसमें से, जैसे कि उन्होंने मीथेन उठाया, अमोनिया उठाया, हाइड्रोजन उठाया, और वाटर वेपर भी दिया बाय बॉइलिंग वाटर। यहां पे वाटर बॉयल होता गया, वेपर यहां पे ऐड होते गए। तो ये सारे जो उन्होंने चीजें ली थी, इनका जो रेशियो था, इट वाज 2:1:2। तो यहां पे CH4 NH3 एंड H2 ये लिया था ना, तो 2:1:2 इस रेशियो पे उन्होंने लिया था इन सारे गैसेस को। एंड वो प्रिमिटिव अर्थ की जो इलेक्ट्रिक सोर्स थी, वो लाइटनिंग, उसे क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे ऐड किए गए, एंड इलेक्ट्रिक वोल्ट ऑलमोस्ट 75,000 वोल्ट का शायद था,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। वोल्टेज, हाई वोल्टेज स्पार्क डिस्चार्ज दिया गया इस गैसियस चेंबर में। अब ये सारे गैसेस रिएक्ट करने लगे अंदर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, है ना। कौन से गैसेस? ये सारे के सारे गैसेस, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब है। अब ये सारे यहाँ पास होते गए, जो भी इनका कंपाउंड बना, है ना। हमने कंडेंसर भी ऐड किया, कोल्ड वाटर इनलेट एंड आउटलेट हम करते गए, तो जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा, दे स्टार्टेड गेटिंग एग्रीगेटेड हियर। हमने उस वाटर को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद जब हमने उस सोल्यूशन को चेक किया कि उसमें क्या है, 15 दिन आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, इसको 15 दिन तक चला गया, तो हमें देखा कि दिया तो हमने बस ये चीज़ें थी, लेकिन हमें मिला कुछ अमाइनो एसिड, कुछ पिगमेंट्स, कुछ फैटी एसिड्स मतलब फैट्स वगैरह मिला था, एटसेट्रा। कुछ शुगर्स भी बाद में मिलने लगे, और अमाइनो एसिड, ये 3 अमाइनो एसिड सबसे पहले मिला था। एक्चुअली तो 5 अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 है, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, दे वर फाउंड फर्स्ट 3 अमाइनो एसिड। धीरे धीरे शुगर, फैट, पिगमेंट ये भी मिलता गया जितने दिन तक ये एक्सपेरिमेंट चलता गया। उससे प्रूफ हुआ कि हाँ ये सही है। अगर हम उसे और रन करते तो हमें आरएनए वगैरह भी मिलता। एंड बाय द वे आरएनए वाज द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड। तो जो आपके प्रिमिटिव सेल्स थे उनकी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही थी। बाद में इट हैज बीन मॉडिफिकेशन, इवोल्यूशन, और वो डीएनए कंटेनिंग हम जेनेटिक मटेरियल मोस्टली देखते हैं आजकल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब ये इवोल्यूशन, चलो ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हो गया, अच्छी बात है, हमें प्रूफ भी मिल चुका है ना, एविडेंस भी हमें थोड़े पास है। लेकिन अब लाइफ जैसा आया था, सपोज अगर यहाँ पे बोला गया है कि ऑलमोस्ट अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ आया, वो लाइफ जैसा आया था वैसे का वैसा ही है? नहीं, बहुत सारी चेंजेस हुई होगी। तो एविडेंस क्या है कि चेंजेस हुई है और पहले कुछ और था? तो एविडेंसेस के लिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, क्योंकि एकदम माथा ज़्यादा मारने की ज़रूरत नहीं है, हाथ सामने है, फॉसिल दिख रहा है हमें, किसी ने मेहनत की है ना। लीकी ने किया है, ठीक है। आपको अगर याद होगा, लीकी वॉज वन ऑफ द पर्सन जिसको फॉसिल मिला था, आई थिंक ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल मिला था उनको। आई एम नॉट, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इट वॉज लीकी, मिस्टर लीकी। तो उनके मेहनत की वजह से आज हमें पता चल रहा है कि हाँ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, फॉसिल मिला था। तो फॉसिल्स क्या होता है? दे वर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। ऑफ कोर्स मरने के बाद किसी भी एनिमल का जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट है, विसल पार्ट है, वो तो चला जा चुका है ना, वो तो खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, रॉ डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। लेकिन जो हार्ड पार्ट्स है, बोन्स, टीथ एटसेट्रा, शेल, ये सारे रह जाते हैं। रॉक्स में धीरे धीरे सेडिमेंट होता रहता है। इसके अलावा पेट्री, हमने देखा है कि कुछ आपके पेट्रीफाइड फॉसिल्स भी होते हैं, वैसे के वैसे आपके अनऑल्टर्ड फॉसिल्स होते हैं कुछ। तो पेट्रीफाइड में तो चलो हमने देखा कि जो उनके सॉफ्ट पार्ट है, दे आर कैल्सीफाइड, देयर वाज डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स एटसेट्रा। लेकिन कुछ अनऑल्टर्ड फॉसिल्स मिलेंगे, जैसे हमें साइबेरियन मैमथ मिला है, वुली मैमथ, वैसे का वैसा ही है ना, और आइस में जमा हुआ। ओके, तो स्टडिंग ऑफ द फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर हेल्प टू नो द जियोलॉजिकल पीरियड। मतलब देखो, एक्चुअली पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में हम सिर्फ फॉसिल नहीं पढ़ते, हम रॉक्स की भी स्टडी करते हैं। तो 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, सबसे ज्यादा इसी में ही फॉसिल पाया जाता है, ठीक है। तो मैं ये छोटा सा पॉइंट लिख देती हूं, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। क्योंकि सेडिमेंटेशन का मतलब ही वही है कि ये जो रॉक्स है आपके, ड्यू टू सर्टेन चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, जैसे विदरिंग के वजह से धीरे धीरे परत पे परत जम के ये रॉक बनते, जैसे कि सैंड की परत जमते जमते सैंडस्टोन बनता है, ठीक है। जैसे कि मड का परत जमते जमते आपको शेल मिलता है ना, जो आपको नदी में जो आपको मिलता है, ऐसे देखना, ऐसे ऐसे लेयर बाय लेयर उसमें पत्थर बनी हुई रहती, दोज आर सेडिमेंटरी रॉक्स। तो सेडिमेंटरी रॉक्स में ही आपको ज़्यादातर मिल जाएगा क्या, फॉसिल्स। बिकॉज ऐसे सपोज ये था रॉक्स का सेंटर, यहाँ पे कोई एक एनिमल मरा होगा, फिर इसके ऊपर सेडिमेंटेशन बनता गया, ठीक है, फिर यहाँ कुछ मरा होगा, फिर सेडिमेंटेशन बनता गया, एटसेट्रा। तो जो सबसे ऊपर मिलेगा दैट इज द रीसेंट फॉसिल, जो सबसे डेप्थ में मिलेगा दैट इज द ओल्डेस्ट फॉसिल। ये पहले आया है ना, एक्स पहले आया है, वाई बाद में आया होगा, क्योंकि तब ये सबसे ऊपर वाले लेयर में इसकी फॉसिल मिली है हमें, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट वी हैव मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसमें हम पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब ही है दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर या ओरिजिन है उनके बॉडी, कोई भी बॉडी पार्ट का, ये इसीलिए सेम है क्योंकि कॉमन एंसेस्टर था। जैसे आप सारे वर्टिब्रेट्स के 4 लिम्स को ले लो, ये एक एग्जांपल है, 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट इज होमोलोगस ऑर्गन। इन सबको ले लो, चीता का 4 लिम ले लो, एक ह्यूमन का 4 लिम ले लो, एक बर्ड का 4 लिम ले लो, एक व्हेल का 4 लिम ले लो। तो चीता का 4 लिम इज यूज फॉर कर्सोरियल रनिंग, बहुत तेज भागने के लिए यूज होता है उसका 4 लिम। ह्यूमन का 4 लिम हर एक कितनी सारी चीजों के लिए, लिखने के लिए, ग्रास्पिंग मेन है हमारी, ग्रास्पिंग होती है ना, पकड़ने के लिए, पेन को हमने पकड़ के लिख रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, ग्रास्पिंग है, ठीक है। व्हेल जो है वो भी एक मैमल है, एक वर्टिब्रेट है, उसकी स्विमिंग के लिए बनी हुई है। बर्ड जो है एक वर्टिब्रेट है, उसकी उड़ने के लिए बनी हुई है। लेकिन सबका ही ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, यही बोन स्ट्रक्चर है, सेम उनकी स्ट्रक्चर ओरिजिन है क्योंकि एंसेस्टर सेम है हम सब वर्टिब्रेट्स का। लेकिन फंक्शन अलग अलग है, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ड्यू टू द एडाप्टेशन। व्हेल पानी में चली गई, उसको स्विम करना था, बर्ड एरियल है, उसको उड़ना है तो उसका फ्लाइट एडाप्टेशन है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि होमोलोगस, माना क्या ये इसका सच है, होमोलोगस ऑर्गन्स का जो बनना है दैट इज ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक कॉमन एंसेस्टर थे, अब ये अलग अलग तरीके से डाइवर्ट हो गए बिकॉज उनके एडाप्टेशन अलग है। कोई एरियल एडेप्टेशन है तो उड़ रहा है, कोई एक्वेटिक एडेप्टेशन है तो तैर रहा है, किसी का रनिंग कर्सोरियल है तो भाग रहा है क्योंकि वो प्रेडेटर है, उसको भागना है जल्दी पकड़ने के लिए अपने प्रे को, एटसेट्रा, ठीक है। ओके, अब वर्टिब्रेट ऑफ ब्रेन, वर्टिब्रेट्स का जो ब्रेन एंड हार्ट है वो भी होमोलोगस ऑर्गन्स का ही एग्जाम्पल है। जैसे आप ले लो हार्ट ऑफ अ फिश, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। हार्ट ऑफ अ ह्यूमन ले लो, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, स्ट्रक्चर वही है, फंक्शन अलग है। फिश की जो ऑरिकल है रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी एक एट्रियम ऑक्सीजनेटेड, दूसरी डीऑक्सीजनेटेड रिसीव कर रही है, अलग अलग फंक्शन है। वेंट्रिकल जो है वो क्या कर रहा है, वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव कर रही है, हमारी 2 अलग है। प्लस वेंट्रिकल क्या कर रही है, उसको भेजती है गिल्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, हमारा नहीं, हमारा वेंट्रिकल्स एक भेजता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, एक बॉडी में भेज रहा है, तो फंक्शन अलग है। They're performing different function but structure तो वही सेम है ना। फिर थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटा। बोगनविलिया का जो ये थॉर्न है ये किसके लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए, है ना, प्रोटेक्शन के लिए है थॉर्न, ओके, उस प्लांट के। और जो टेंड्रिल है वो किस चीज के लिए है, टेंड्रिल इज फॉर ऑफ कोर्स क्लाइंबिंग या क्रीपिंग या सपोर्टिंग के लिए। क्यूकरबिटा जो प्लांट है वो एक क्रीपर है ना, क्लाइंब करने के लिए, क्रीपिंग करने के लिए, सपोर्ट के लिए, ये सपोर्ट के लिए हेल्प कर रही है। लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर या ओरिजिन सेम है, दे आर बोथ क्या, ये दोनों के दोनों एक्सिलरी ब्रांचेस है ना, एक्सिलरी ब्रांचेस या एक्सिलरी बड्स है प्लांट के। सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, ये भी दोनों के दोनों। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आपका नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस में आता है। यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन ठीक उल्टा है, यहाँ पे डिफरेंट आपका ओरिजिन होगा स्ट्रक्चर का लेकिन फंक्शन सेम है। डिफरेंट ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर इसीलिए है क्योंकि कॉमन एंसेस्टर नहीं है हमारा, वो कॉमन एंसेस्टर ना सारे वर्टिब्रेट बर्ड्स, ये सारे मैमल्स, फिर आपकी रेप्टाइल्स, वी आर ऑल फ्रॉम अ सेम वर्टिब्रेट एंसेस्टर से हम आए हैं, है ना। चलो बर्ड और मैमल्स को ले लो ना, हमारा एंसेस्टर रेप्टाइल है, कॉमन एंसेस्टर, तो हम तो सेम शो करेंगे ही ना। लेकिन यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन में कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है लेकिन फंक्शन के लिए वी विल सी कि उनका स्ट्रक्चर सेम फंक्शन कर रहा है। जैसे विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड। बटरफ्लाई का आर्थ्रोपॉड है, इनवर्टिब्रेट है, इंसेक्ट है बटरफ्लाई। बर्ड ऑफ कोर्स वर्टिब्रेट है, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है लेकिन दोनों का एडाप्टेशन सेम है, दोनों ही एरियल है तभी उड़ रहे हैं वो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है, नो कॉमन एंसेस्ट्री, डिसिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ठीक है। ये मैं ना यहाँ पे ब्लॉक कर देती हूँ इस चीज को बिकॉज ये जो है आपका
ये जो है आपका ये मॉर्फोलॉजिकल आपके एनालॉगस ऑर्गन्स का ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि नीचे जगह नहीं था और मैं दूसरा पेज नहीं यूज़ करना चाहती थी क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन है ना ये, इसीलिए। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, आप खुद ही देख लो, पेंगुइन एक एव है, एक बर्ड है, डॉल्फिन एक मैमल है ना। कॉमन एंसेस्टर आप नहीं देखोगे ऑफ कोर्स, है ना, लेकिन अभी आप बोलोगे मैम पेंगुइन और मैमल्स का तो रेप्टाइल है, हाँ दैट केस में करेक्ट, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एक का आप देखोगे कि इसकी फेदर्ड है ना, फ्लिपर्स आर फॉर स्विमिंग, फेदर्ड है, और ये जो आपकी डॉल्फिन है, मैमल है, उसका डेवलपमेंट अलग है, दे डू नॉट हैव एनी फेदर्स और एनीथिंग, इनकी फ्लिपर स्विमिंग के लिए यूज होता है, करेक्ट। आप ऑक्टोपस एंड मैमल्स का भी जो आईज देखोगे दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, दोनों की विजन का काम है बट स्ट्रक्चर, रेटिनल स्ट्रक्चर अलग है। उसके बाद आता है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन, ये अगेन वेस्टिजियल ऑर्गन भी एनालॉगस ऑर्गन्स का ही आपके मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस का ही एक पार्ट है, जैसे कि अपेंडिक्स, कॉक्सिजियल बोन, थर्ड मोलार। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म में फंक्शनल थे बट रीसेंट फॉर्म में वो आपके फंक्शनल नहीं है, जैसे अपेंडिक्स इज अ नॉन फंक्शनल ऑर्गन, वो एक और व्हाट यू से आपके एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट हुआ करता था जो फंक्शनल था डाइट के अकॉर्डिंग, अभी नहीं है, वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है वो हमारा, तो इसलिए रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स वोंट मैटर, इट वोंट ट्रबल यू, ठीक है। कॉक्सिजियल बोन, हमारे एंसेस्टर में टेल बोन लॉन्ग है, टेल प्रेजेंट है, हमारे में टेल्स की जरूरत नहीं है, हम आर्बोरियल नहीं है तो हम टेल लेके बैलेंस की जरूरत नहीं है, वी हैव प्रॉपर बाइपेडल लोकोमोशन फॉर आवर बैलेंस ऑफ द बॉडी, ना ही हम पेड़ों में कूदते फादते रहते कि हमें टेल की ज़रूरत है, बैलेंस के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो वेस्टिजियल हो गया। थर्ड मोलर, ज़रूरत नहीं है हमें इतने सारे मोलर की, हम एकदम रॉ फूड नहीं खाते हैं ज़्यादा, है ना, हम तो कुक्ड फूड खाते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं, तो वी डोंट नीड द थर्ड मोलर एनी मोर, तो दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, आता है तो बड़ा दर्द होता है ना। कनेक्टिंग लिंक भी आपकी मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस का ही पार्ट है, जैसे कि कनेक्टिंग लिंक और एनी ऑर्गेनिज्म, है ना, ये आपकी जो आर्कियोप्टेरिक्स है, बाय द वे एक छोटा सा मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी दैट दिस आर्कियोप्टेरिक्स इज एक्चुअली मिसिंग लिंक है, ये कोई कनेक्टिंग लिंक एक्चुअली नहीं है, इट्स अ मिसिंग लिंक, ठीक है, इट्स अ मिसिंग लिंक एक्चुअली, ये कनेक्टिंग लिंक का पार्ट नहीं है, तो मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगी बेटा, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स इज अ मिसिंग लिंक, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है तो ऑब्वियसली हम उसको कनेक्टिंग लिंक नहीं बोल सकते हैं ना, कनेक्टिंग लिंक आर वेरी मच लिविंग, जिंदा है वो, ठीक है, जिंदा है आपके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले लंग फिशेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड योर एम्फीबिया, जो लंग फिशेस है, फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो शो कर रहा है। एक आपका कॉन्ड्रिक थाइस भी है, काइमेरा, तो वो भी आपका एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ऑस्टिक थाइस एंड कॉन्ड्रिक थाइस। तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जैसे कि लंग फिशेस, ओके, लंग फिशेस, या हेमिकॉर्डेटा ले लो, हेमिकॉर्डेटा सबसे इजी एग्जांपल है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का आपका कनेक्टिंग लिंक है ये, ठीक है। तो लंग फिशेस ये किसके किसके बीच में है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबिया, ठीक है, फिशेस एंड एम्फीबिया, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव एटाविज्म। एटाविज्म इज जस्ट वेस्टिजियल ऑर्गन का उल्टा केस, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन रूडिमेंटरी हो गया ना, इसी में से कोई रूडिमेंटरी ऑर्गन अगर फिर फंक्शनल हो जाए तो, सो एटाविज्म इज रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स और ऑर्गन्स इन द करंट ऑर्गेनिज्म, करंट जो आपकी इंडिविजुअल है, जैसे कि कुछ न्यू बॉर्न में टेल बोन वापस आ जाती है, टेल बोन के साथ जन्मते हैं, ठीक है, एटाविज्म। फिर आपकी थर्ड मोलार जब आपकी विजडम टूथ आती है वो तो वेस्टिजियल है, उसके आने की जरूरत नहीं है, बट अगर रीअपियर हुई एटाविज्म। फिर आपकी मूविंग ऑफ ईयर पिन, द पावर ऑफ मूविंग ऑफ ईयर पिन, आप अपने कुछ और मैमल्स को अगर आप देखो, हाथी या डॉग्स, दे हैव द पावर टू मूव ईयर पिना ताकि वो साउंड वेव को कैच कर सके, हमें जरूरत नहीं है, वी हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल नेक, जिसने बुलाया वही घूम के हम सुनने लगे साउंड कहाँ से आया, वी डोंट नीड दैट, तो हमारा वो पावर चला, हम वो ऑरिकुलर मसल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, बट अगर इफ दे हैव अ पावर टू मूव ईयर पिना लाइक दिस, दैट इज एटाविज्म, ठीक है। तो ये आपकी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का पार्ट था। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में सबसे पहले बायोजेनेटिक लॉ दिया गया था, एक्चुअली सबसे
ईयर वाइज मैं नहीं बोलूंगी, बट फर्स्ट देयर वाज बायोजेनेटिक लॉ विच वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, और अर्नस्ट हैकेल ने ये बोला था कि अगर आप वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो को देखो, आपने एक फिश का एम्ब्रियो ले लिया, आपने एक रेप्टाइल का ले लिया, एक एम्फीबिया का ले लिया, एक बर्ड का ले लिया, एक मैमल का ले लिया, आप देखोगे कि सब में आप गिल्स देख रहे हो, बट वो गिल्स सिर्फ फिशेस में ही फंक्शनल हुई है, बाकी आपके एडल्ट रेप्टाइल में, एडल्ट बर्ड में, एडल्ट मैमल्स में वो जो गिल्स था वो गायब हो गया है, अब वो लंग्स बन चुका है, राइट। सो देर आर सर्टन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, ठीक है। जैसे इसी को उन्होंने बोला था ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ठीक है। ऑन्टोजेनी मतलब आपके कुछ कैरेक्टर्स जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त आपको दिख रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिपीट्स, रिकैपिचुलेट्स मतलब रिपीटेशन ऑफ फाइलोजेनी, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। तो ये प्रेजेंस ऑफ गिल्स जो हमने सारे के सारे बर्ड के एम्ब्रियो में देखा, रेप्टाइल के एम्ब्रियो में देखा, मैमल के एम्ब्रियो में देखा, ये हम फिश हमारा एंसेस्टर का कैरेक्टर रिपीट कर रहे हैं। लेकिन वॉन बेयर, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, देखो दोनों का नाम ही अर्न्स्ट था, ठीक है, ये हैकेल, ये वॉन बेयर, इन्होंने बोला नहीं, इसने बोला दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब फिश के एडल्ट में जो गिल्स है, एम्ब्रियो में भी था, एडल्ट में भी तो गिल्स है ना फिश के, आवर एम्ब्रियोज, द अदर वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर नॉट शोइंग दैट एडल्ट कैरेक्टर, दे आर नॉट पासिंग थ्रू द एडल्ट कैरेक्टर, नो, इट इज जस्ट appearance of general features first and special features later, मतलब पहले सारे के सारे वर्टिब्रेट एम्ब्रियो सेम जनरल फीचर्स दिखा रहे, गिल्स 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 गिल्स, फेरिंजियल गिल्स हमारे पास भी था, बाद में स्पेशल फीचर आता है, जैसे लंग्स का बन जाना, टेरेस्ट्रियल एनिमल है ना हम, तो हमारा स्पेशल फीचर तो वही होगा। फिर उसके बाद बर्ड्स में आप फेदर्स देखोगे जो किसी और ऑर्गेनिज्म में आपको दिखेगा नहीं, मैमल्स में आप हेयर देखोगे किसी और ऑर्गेनिज्म में आपको दिखेगा नहीं, ये स्पेशल फीचर्स है, ये बाद में अपीयर होता है ना। तो उसने क्या बोला, इन्होंने ही डिसअप्रूव्ड विथ अर्न्स्ट हैकेल्स biogenetic law. He noticed that embryos never pass through the adult stages of other animal. In fact, general features appears first, मतलब वही presence of gills, and special features बाद में आता है, appears later, ठीक है। इसीलिए इसने डिसअप्रूव किया। आपको एक छोटा सा बात बता देती हूँ, आपको पता ये जो थियरी है ना फादर, ये वॉन बेयर्स लॉ, इसने इसके पहले ही इसको बोल दिया था, लेकिन किसी ने भाव ही नहीं दिया उसको, क्योंकि एवरीबडी वाज बिजी विद चार्ल्स डार्विन एट द सेम टाइम। 1828 में इसने बोला था, इसने शायद 1856 में ये थियरी दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो मैं करेक्ट हूँ, 828 में आया था, ठीक है, क्योंकि कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बेचारा बोले जा रहा था, सब डार्विन को लेके बिजी थे, उसका ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब चीज़ें चल रही थी, वेरिएशन एंड ऑल। बाद में उन्होंने चार्ल्स डार्विन को नजर पड़ी उस चीज में, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा कि अरे यार ये तो कुछ और बोल रहा है आपके एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के लिए। उन्होंने देखा हाँ ही इज करेक्ट, ये अर्न्स्ट हैकेल वाला सही नहीं है, इसने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, इसने सही एक्सप्लेन किया। तभी उनको सम्मानित करने के लिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का खिताब दिया गया था उसके बाद, ठीक है। ओके चलो, नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये भी एक एविडेंस है कि इवोल्यूशन हुआ है, मतलब मैन मेड एक्शन से हमें पता चला है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है, एविडेंस है हमारे पास, है ना, इसलिए एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोल रहे हैं। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हम इस चीज को जान सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कि नेचर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कई सारे वेरिएशन होते हैं, कोई एक इंडिविजुअल थोड़ी, अलग अलग इंडिविजुअल, सबकी अलग अलग यूनिक फीचर्स है। अब इन सब में से जब जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा या जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर को झेलना पड़ेगा, जो सबसे फिट होगा वही उस एनवायरनमेंट को झेल पाएगा, उसी की सर्वाइवल होगी, उसी का वंश आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करेगा, उसकी कैरेक्टर्स आगे इनहेरिट होगी, वही आगे वंश बढ़ाएगा। तो नेचर ने एक पर्टिकुलर जो सबसे फिट वैरायटी थी उसको चूज किया। तो मैन मेड एक्शन के थ्रू हम कैसे जान सकते हैं उसको, यहां देखते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। जैसे लंदन में बिफोर 1800s में, मतलब बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब तक इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ये सब लगी नहीं थी, पोल्यूशन काफ़ी कम था, तो उनके जंगलों में उन्होंने कुछ ऐसे एक, मतलब वो एक एंटोमोलॉजिस्ट था, तो उन्होंने कुछ मॉथ्स पे स्टडी किया था। तो वहाँ के ट्रीज में जाके उन्होंने देखा था कि दो तरह के आपके मॉथ है जो बैठते हैं उस
पर्टिकुलर ट्री के बार्क के ऊपर, और वो जो ट्री बार्क है, बिकॉज पोल्यूशन कम था, वो वाइट कलर्ड की बार्क थी। वाइट बार्क का कलर नहीं था, लाइकन था एक्चुअली। लाइकन एकदम वाइट कलर का पूरे सारे ट्री में कवर्ड थे। अब वहां पे दो वैरायटी ऑफ मॉथ्स बैठती थी, एक वाइट विंग्ड मॉथ था, एक डार्क विंग मॉथ था। तो उन्होंने देखा कि इनकी वैरायटी काफी ज्यादा है, इनकी पॉपुलेशन, इनका कम है। कम इसीलिए है क्योंकि एक बर्ड उनको जो खाता है, उनका जो बर्ड है, प्रीडेटर, जो उनका प्रीडेटर है, वो तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा अच्छे से देख पाएगा ना। ये तो कैमोफ्लाज कर रहा है बैकग्राउंड के साथ, ये तो हाईलाइट हो रहा है बैकग्राउंड के अगेंस्ट, क्योंकि ये डार्क कलर है, लाइट कलर का बैकग्राउंड है। तो बर्ड आएगा, ये सिलेक्टिंग एजेंट है, इसको पकड़ पकड़ के खा जाएगा। लाइट विंग्ड मॉथ की जो पॉपुलेशन है वो काफी इंक्रीज हो रही है, और डार्क विंग्ड मॉथ की काफी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद ये उन्होंने इसको स्टडी, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म स्टडी करने के लिए नहीं किया था, उन्होंने ऐसे ही, होता है ना एंटोमोलॉजिस्ट करेक्ट करते हैं अपने डेटा। जब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हो गया, उसके बाद जब वो आए, एक मिनट, हाँ अच्छा ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा एक और बार स्टडी करने के लिए गए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब वही फैक्ट्रीज वगैरह लग गए सारे, है ना, इसलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोल रहे हैं उसको। पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया क्योंकि चिमनी से धुआं निकलने लगा, फैक्ट्रीज लगी है, तो इतना ज़्यादा धुआं कि लाइकेन आज द पोल्यूशन इंडिकेटर हमें पता है, तो लाइकेंस वगैरह तो सब चले गए। तो हाँ, उन्होंने क्या देखा कि ये जो आपके लाइकेंस थे वो तो मर गए, डार्क बैकग्राउंड ऑफ द ट्री बार्क वॉज एक्सपोज्ड। तो डार्क बैकग्राउंड ऑफ द ट्री बार्क एक्सपोज हो गया, जिसके वजह से अब क्या हुआ, जो डार्क कलर्ड मॉथ है वो तो बेचारे, अब बेचारे नहीं, अब तो वो हीरो बन गए, लेकिन जो लाइट विंग्ड मॉथ है वो बड़े अच्छे से दिखने लगे हैं। दे वर हाईलाइटेड अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। ये लाइट कलर्ड मॉथ थे ना, ये तो डार्क कलर्ड मॉथ है। तो अब बर्ड को इजीली कौन दिखता है, अब बर्ड को इजीली ये वाला दिखने लगता है, तो वो आके चुन चुन के इनको खा लेती है। तो बढ़िया कैमोफ्लाज तो ये कर रहा है। इनकी पॉपुलेशन अब इंक्रीज होती गई, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती गई। थे ये दोनों पहले से ही, ये वाइल्ड वैरायटी, ये म्यूटेंट वैरायटी था, लेकिन पहले से ही था। पॉल्यूशन के वजह से म्यूटेशन नहीं हुआ है, पहले से ही थे ये दोनों। तभी तो उन्होंने तब उन्होंने देखा, अरे यार ये देखो, एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। तो उनकी वो स्टडी जो रैंडमली उन्होंने की थी, हेल्प करके आज आपको पढ़ने के लिए और आपके सिलेबस में ऐड हो गया है। तो मुझे मत डांटो, मेरी गलती नहीं है, जिन्होंने दिया है उन्होंने किया था अपने मन से स्टडी, अब आपको पढ़ना पड़ रहा है और मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। बट मुझे तो अच्छा लगता है पढ़ाना। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये सुनने में एंड समझने में ना। इंटरेस्ट स्टोरी, इसलिए मैं बोल रही थी, पोल्यूशन स्टोरी है और इट्स अ रियल स्टोरी, इट हैज बीन हैपनिंग सिंस एजेस, राइट। ओके, तो ड्यू टू पोल्यूशन लाइकेन डिसअपियर्ड, पॉपुलेशन ऑफ लाइट विंग्ड मॉथ डिक्लाइन, क्योंकि प्रेडेटर आके इन्हीं को खा रहा था, डार्क विंग्ड मॉथ इंक्रीज हो गई। तो ये आपका मैन मेड एक्शन, पोल्यूशन इज अ मैन मेड एक्शन। उस वजह से नेचर ने उसको सिलेक्ट किया, नेचर ने पहले इसे सिलेक्ट किया क्योंकि इस तरह इसको फेवर कर रहा था एनवायरमेंट, अब इसे सिलेक्ट किया क्योंकि इसे फेवर हो रहा है एनवायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन काम आता है। नेक्स्ट वी हैव एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब है, यहाँ पे हम कोई आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जब अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे चले जाते हैं, रेडिएट टू डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, उसके हिसाब से उनमें क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस आती है। तो एडाप्टिव रेडिएशन में एक तो हमने वही देखा था ना आपके क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसमें होमोलोगस ऑर्गन्स बना। तो था सब एक ही एज कॉमन एंसेस्टर, है ना, कॉमन मैमल, सपोज कॉमन एंसेस्ट्रल मैमल है ना, और मैमल में से कुछ आपके एक्वेटिक एडेप्टेशन हो गया, वेल, डॉल्फिन, कुछ आपके एरियल एडेप्टेशन हो गया, बैट, है ना, कुछ आपके कार्निवोरस बन गए, वुल्फ, डॉग, लायन, कैट एटसेट्रा, कुछ आपके पैकाइडम बन गए, थिक चमड़ी वाले आपके राइनोसॉर्स, फिर वी हैव एलिफेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो डार्विन्स फिंचेस भी एक एग्जाम्पल है। पहले देखते हैं प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी। और ये रेडिएट क्यों किए हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट से ये रेडिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको नए जगह पे जाना है। मे बी यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, फूड की स्कार्सिटी हो रही है, तो खाना ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पे, शेल्टर ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पे रेडिएट हो रहे हैं। वो नए जगह पे उनको एक कुछ अलग तरीके का एनवायरनमेंट मिल रहा है, सो दे आर नाउ अडॉप्टिंग टू दैट न्यू एनवायरनमेंट। तो कुछ नए फीचर्स उनमें ऐड हो रहे होंगे, तो नया स्पीशीज बन गया जो एकदम कॉमन एंसेस्टर से एकदम अलग होगा ये।
तो डार्विन फिंचेस, मार्सुपियल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स कुछ एग्जाम्पल है, देखते हैं कैसे। जैसे डार्विन फिंचेस सारे के सारे एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग फिंचेस से ही अराइज हुए हैं। कुछ आपके ट्री फिंचेस बन गए। अब ट्री फिंचेस में भी कुछ इंसेक्टिवोरस, क्योंकि सबने अलग अलग नीश पकड़ ली कि मुझे ये वाला खाना खाना है, वो जो उनको एबंडेंट मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक में चेंजेस भी आई, ठीक है। इंसेक्टिवोरस, वेजिटेरियन, वुडपेकर फिंचेस, वॉर्बलर फिंचेस जो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग गाने वाली जो फिंचेस है, प्लस उनकी जो बीक है वो काफ़ी ऐसे ट्विस्टेड बीक है। इसीलिए ट्विस्टेड बीक है बिकॉज दे हैव टू कट क्रैक ओपन हार्ड शेल सीड। तो जो सीड वो खाते हैं वो काफ़ी हार्ड शेल्ड है, उस वजह से उनकी बीक में कुछ चेंजेस डेवलपमेंट है। एक नया स्पीशीज है, इससे टोटली डिफरेंट, बट ओरिजिन इससे ही हुआ है। तो डार्विन ने यही नोटिस किया था कि अलग 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 फिंचेस है, वो सबको देख रहा था, ड्राइंग बना रहा था, फिर देखा कुछ कुछ कॉमन फीचर्स सब में है, मतलब दे ऑल राइज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एट वन पॉइंट, है ना। ओके, फिर कुछ कैक्टस फीडिंग फिंचेस। वैसे ही हमने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स में भी एडाप्टिव रेडिएशन देखा। जैसे ऑस्ट्रेल मार्सुपियल मैमल्स में हमने क्या एडाप्टिव रेडिएशन देखा है, कुछ आपके बेयर लाइक है ऑस्ट्रेल मार्सुपियल मैमल वुम्बैट, कुछ आपके आर्बोरियल है ट्री ड्वेलर्स, है ना, कोआला, कुछ आपके रोडेंट टाइप है कंगारू रैट, कुछ आपके कार्निवोरस वुल्फ टाइप है टैस्मेनियन वुल्फ, कुछ आपके आर्बोरियल ग्लाइडर्स है, फ्लाइंग फैलेंजर्स, ग्लाइडर मतलब ऐसा नहीं, ग्लाइडर मतलब ऐसे, ठीक है, फ्लाइंग फैलेंजर्स। देन स्पॉटेड कस्कस, ये भी आर्बोरियल है, आर्बोरियल मतलब ट्री ड्वेलर्स जो ट्रीज में रहते हैं, ट्री से ट्रीज, ठीक है। नूमबैट एक एंट ईटर है ये, ठीक है। मार्सुपियल मोल, ठीक है, कंगारू, बैंडिकूट एटसेट्रा, ये सारे मार्सुपियल मैमल है। अलग अलग आपके एडाप्टिव रेडिएशन इनमें हम देखते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये रेडिएट हो चुके हैं और उस तरफ से वो अडेप्ट हुए हैं। वैसे ही हम प्लेसेंटल मैमल में भी देखते हैं, जो थर्ड एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि प्लेसेंटल रैट, रोडेंट लाइक, प्लेसेंटल वुल्फ, आपकी कार्निवोरस वुल्फ जो हम देखते हैं, फ्लाइंग स्क्विरल, ये ग्लाइडिंग आर्बोरियल है, ट्री ड्वेलर्स, लीमर्स आर्बोरियल है, स्पाइनी एंटीटर है, ठीक है। प्लेसेंटल मोल है, वी हैव बॉब कैट, वी हैव बेयर, जैसे यहाँ वुम्बैट है एटसेट्रा। अब when more than one adaptive radiation, more than one, यहाँ दो adaptive radiation हमें दिख रही है, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, then we get कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, देन वी गेट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब उन्होंने क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जब एक से ज्यादा अगर एडाप्टिव रेडिएशन हुआ एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल रीजन में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको मार्सुपियल मैमल्स भी थे, प्लेसेंटल मैमल्स भी थे, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग एंसेस्टर हैं इनकी, ठीक है। लेकिन इनका एडाप्टिव इनका जो क्या बोलते हैं, इनकी जो एडाप्टेशन वाली ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो सेम है। जैसे दोनों ही यहाँ पे आर्बोरियल है, ठीक है, जैसे दोनों ही यहाँ पे आर्बोरियल है, आर्बोरियल मतलब ट्री ड्वेलर्स। तो स्पॉटेड कस्कस, लीमर्स, इन्होंने क्या दिखाया है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो जब यहाँ पे आपका एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन चल रहा है, सपोज यहाँ पे आपके मार्सुपियल मैमल्स, ठीक है, यहाँ पे एक और आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडाप्टिव रेडिएशन चल रहा है, प्लेसेंटल मैमल्स। तो यहाँ एक चल रहा था, ठीक है, और यहाँ से एक और चल रहा है, तो यहाँ दो आके मिल रहा है। व्हेन वन और मोर एडाप्टिव रेडिएशन ऑकर्स इन अ सिलेक्टेड ज्योग्राफिकल लोकेशन और आइसोलेटिव लोकेशन, डिफरेंट हैबिटेट के वजह से दे शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तभी मैंने इस तरह से एक ही डायग्राम में दिखाया है। तो फ्लाइंग फैलेंजर, फ्लाइंग स्क्विरल, दोनों का एंसेस्टर डिफरेंट है, दे आर शोइंग सेम स्ट्रक्चर, ग्लाइडिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी ग्लाइडर्स, दे आर बोथ ग्लाइडर्स, ठीक है। टैस्मेनियन वुल्फ, ये वुल्फ लाइक, एंड प्लेसेंटल वुल्फ, वुल्फ लाइक है, ठीक है। कंगारू रैट, प्लेसेंटल रैट, दोनों ही रोडेंट टाइप है ना। यहाँ पे नूमबैट, स्पाइनी एंटीटर, दोनों के दोनों एंटीटर्स है ना, दोनों का एंसेस्टर अलग है, एक प्लेसेंटल मैमल है, एक आर्सुपियल मैमल है। मोल, मार्सुपियल मोल, प्लेसेंटल मोल, दे आर बरोइंग, है ना, बरोइंग हैबिट के है ये। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स, ये सारे प्लेसेंटल मैमल है।
बट इनकी हैबिटेट अलग अलग है। ये सारे मार्सुपियल मैमल है, हैबिटेट अलग अलग है, जहां जहां मैच कर रहा है इनकी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम देख रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव ऑल एनालॉगस ऑर्गन्स। द स्किन, ये जो दोनों स्किन यूज करते हैं ना उड़ने के लिए, ओरिजिन अलग है, सेम फंक्शन, ग्लाइडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट एडेप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, लेट्स सी हियर। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले जो थियरीज दी गई थी इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, सबसे पहले लमार्किज्म हम पढ़ते हैं। लमार्किज्म का हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ लमार्क ने बोला था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से आपकी धीरे धीरे कैसे दूसरी ऑर्गेनिज्म बनी होगी। तो कुछ इंटरनल वाइटल फोर्स हुआ होगा, कोई लैंड एनिमल्स था, अचानक से उसने सोचा मैं उड़ना चाहता हूँ, वो उड़ने लगा, उसने पंख उगाया एंड वो इंटरनल वाइटल विल पावर से उसने विंग बना लिया, ठीक है। अब ठीक है चलो विंग तो बना लिया, अब एनवायरमेंट का इफेक्ट हुआ तब ना उसने विंग बनाया होगा, उसका विल पावर भी हुआ। विल पावर इसलिए क्योंकि मे बी पानी था वहाँ पे, फूड की स्कार्सिटी थी, उसने चलो लैंड में जाते हैं, ऊपर कहीं जाते हैं, आसमान में खाना वाना मिलेगा, तो इफेक्ट भी हुआ होगा न्यू एनवायरमेंट का। अब उसने कुछ जो ऑर्गन्स उसने नए बनाए वो अब उसका इनहेरिटेंस होगा अगले प्रोजिनी में, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसके अलावा उसने बोला कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जिसको हम ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कैरेक्टर वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो जाएगा, जिस ऑर्गन को हम डिसयूज़ कर रहे हैं वो डेवलप नहीं होगा, वो धीरे धीरे वेस्टिजियल बनता जाएगा। तो ये तो मानने लायक है ही नहीं ना, ऐसे कैसे हो सकता है विल पावर से। उसने ये बोला कि जो जिराफ थे शॉर्ट नेक थे, फिर उनका खाते खाते खाना कम हो गया, उसने सोचा चलो ऊपर की टहनी वाले ब्रांचेस में अभी पत्ते हैं उसको खाया जाए, तो उसने अपनी धीरे धीरे ऐसे नेक लंबी कर ली। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसे लमार्किज्म को हाईली क्रिटिसाइज किया गया और उसके थ्योरी को डिसअप्रूव किया गया विद द हेल्प ऑफ डार्विनिज्म। लेकिन देखो एक यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी इसका सही था, उसका एक्सप्लेनेशन गलत था। जैसे उसने बोला कि कुछ आपके ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है यूज, जैसे अगर आप देखो जैसे स्नेक्स बरोज में रहते हैं, तो स्नेक्स को बरोज में रहते रहते उनके भी पहले पैर थे, हाइंड लिम्स फोर लिम्स थे, अब इट वाज कॉजिंग अ हिंड्रेंस, उनको ऑब्स्टेकल लग रहा था ना वो हाइंड लिम्स की वजह से, फोर लिम्स की वजह से बरोज में एंटर करने के लिए, तो धीरे धीरे उन्होंने यूज नहीं किया, क्रॉल करते रहते थे, तो वो गया, मतलब रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर बन गया, राइट। ऐसा उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है, एक हद तक माना जा सकता है। और भी कई सारे उसने एग्जाम्पल्स दिए। जिराफ का नेक एक था कि उन्होंने बहुत यूज किया नेक का वैसे छूने के लिए, ऊपर की ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए, तो वो लंबा हो गया। बट ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं था, तो डिसअप्रूव कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ वाइजमैन। इट्स थियरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय वाइजमैन्स थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। उसने बोला कि हर एक कैरेक्टर को नहीं इनहेरिट किया जा सकता, जो कैरेक्टर जर्म प्लाज्म में है, जर्म सेल में है, गैमीट्स में है, वही इनहेरिट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो इसके अकॉर्डिंग, इसने वाइजमैन ने क्या बोला कि जैसे हमारी सब मम्मियों के का कान ऐसे पियर्स्ड है ना, कान में हम इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं, तो जब हमारा जन्म हुआ था, कोई भी आपका जन्म, आप क्या पहले से पियर्स्ड ईयर लेके ही जन्मे थे क्योंकि आपके मम्मी के पास पियर्स्ड ईयर था? नहीं ना, ये आपकी सोमैटिक कैरेक्टर है, ये इनहेरिटेबल नहीं है। जो जर्म प्लाज्म में कैरेक्टर है वही इनहेरिट हो सकता है, ठीक है। फिर आप देखो चाइनीज वुमेन अपनी फुट को बाइंड करती है ऐसे ना छोटा रखने के लिए, लेकिन जब वो पैदा होते छोटे बच्चे उनको नॉर्मल साइज के फीट के साथ ही पैदा होते हैं। तो इसलिए वीजमैन ने अपनी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म कुछ माइस पे उसने स्टडी की थी, उनकी पूंछ काट काट के, टेल काट के। आपके एनसीईआरटी में देखो ये भी नहीं है, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला। इन्होंने इसको रफा दफा कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है। अब आया डार्विनिज्म। डार्विनिज्म ने बोला थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसने बोला कि भैया जिराफ अपने मन से नेक को लंबा नहीं किया था, दोनों जिराफ थे, छोटे नेक वाले भी बड़े नेक वाले भी, लेकिन ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड, क्योंकि डेजर्टस कंडीशन में डेजर्टस कंडीशन बन गया ना, जब जहाँ पे भी वो रहते थे पहले नीचे ग्रास आराम से मिलता था, ग्रास लैंड था। जब डेजर्टस कंडीशन बना तो ग्रास तो सब सूख गया, वहाँ पे रेत रेत है, तो जो लंबे वाले जिराफ थे वो तो पहुंच पाते थे ऊपर की टहनियों तक, तो उनको खाना मिलता रहा, वो जिंदा रहते गए, उनकी प्रोजिनी आगे बढ़ती गई। लेकिन जो छोटे नेक वाले थे उनको खाना नहीं मिला, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उनकी जो जीन थी, इट वॉज नॉट फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ नहीं। यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका हुआ? जिसका लॉन्ग नेक था। तो नेचर ने उसको सिलेक्ट किया जिसका जीन सबसे फिट था टू बी एबल टू अडेप्ट टू द न्यू एनवायरमेंट, ठीक है, ओके।
तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने दो की पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस किया, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो मैंने आपको नेचुरल सिलेक्शन तो एक्सप्लेन किया, ब्रांचिंग डिसेंट वही है, नेचुरल सिलेक्शन का ही रिजल्ट है। जो जिंदा रह गया है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फिट था ना तभी, अब वो जिंदा रहा है तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर आगे पास करेगा, प्रोजिनी भी प्रोजिनी बनाएगा, उसकी डिसेंट होगी, आगे आगे एक एक प्रोजिनी बनती जाएगी। उस प्रोजिनी से फिर आपकी डिसेंट इन द सेंस जैसे कि रेप्टाइल से आपका बर्ड्स और मैमल्स आया, तो ये ब्रांचिंग हुई ना, ब्रांचिंग एंड देन डिसेंट, उनकी इवोल्यूशन फिर चल रही है। ठीक है, नाउ and Darwin was hugely influenced by Malthus's work on principle of population। माल्थस ने एक ऐसे लिखा था जिसमें उसने बोला था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपकी ज्योमेट्रिक रेशियो से इंक्रीज होती है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे डबल 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 होता है। लेकिन जो फूड सोर्सेस है, शेल्टर है, या जो आपकी रिसोर्सेस है, ये अरिथमेटिक रेशियो में बढ़ती है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे। तो जब तक पॉपुलेशन ग्रोथ 2, 4, 16 हुआ, 2, 4, 8, 16 सपोज, तब तक 1, 2, 3, 4 ही फूड सोर्सेस है, तो स्कार्सिटी ऑफ फूड होगी ना। तो ओवर पॉपुलेशन और लिमिटेड फूड सोर्सेस के वजह से, सिर्फ फूड सोर्सेस ही नहीं, शेल्टर, मेट, ये सारी सोर्सेस कम होने की वजह से देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मेटिंग के लिए भी स्ट्रगल होता है, कंपटीशन है, राइट। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा, मेटिंग किया जो फिट था वही तो मेटिंग के लिए बचा, तो उसकी ही तो प्रोजिनी आगे बढ़ेगी, उसकी तो कैरेक्टर इनहेरिट हुई होगी। सो अब देयर इज हेरिटेबल वेरिएशन अमॉन्ग पॉपुलेशन, जिसने जो सर्वाइवल जो फिट था वो सर्वाइव कर पाया, एंड दैट लेड टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। क्योंकि जो फिट था वो सर्वाइव किया, उसकी जीन बढ़िया थी, उसने प्रोक्रिएट किया, उसकी जीन आगे बढ़ी, नई नई वैरायटी ऑफ आपकी स्पीशीज आगे 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 बनती गई उसकी। ठीक है, नेक्स्ट थियरी था ह्यूगो डे व्रीज म्यूटेशन थियरी। इसने बोला कि ये जो डार्विन बार बार स्मॉल वेरिएशन बोल रहे हैं ना, पॉपुलेशन में वेरिएशंस आर नॉट स्मॉल, इट इज म्यूटेशन, लार्ज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो इसके अकॉर्डिंग था, ही वॉक्ड ऑन इवनिंग प्रिमरोज इनोथेरा लमार्कियाना, जिसमें उसने देखा कि दो पेरेंट स्पीशीज को जब वो पॉलिनेट करवा रहा था, सेल्फ पॉलिनेट करवा रहा था, अगर वो रेड कलर का फ्लावर था तो नेक्स्ट प्रोजिनी F1 जनरेशन में बहुत रेड फ्लावर्स आ रहे थे, कुछ पिंक कलर के फ्लावर्स भी बने, तो एक म्यूटेशन, न्यू वैरायटी आई, उसने पिंक वाले फ्लावर्स को उठाया, उनका सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो बहुत सारे पिंक वैरायटी आए, और कुछ एक F2 जनरेशन में कुछ एक नया वाइट फ्लावर आया। तो उसने बोला देखो कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन म्यूटेशन हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट, या ये होता है बट सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है ना, से हर एक जनरेशन में अलग अलग कुछ में है। ठीक है, म्यूटेशन थियरी इज ट्रू बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, इट सजेस्टेड न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज डिसकंटिन्यूअस सडन चेंजेस और वेरिएशन कॉल्ड म्यूटेशन। इसी को सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन या सॉल्टेशन उसने बोला। म्यूटेशंस आर डायरेक्शनलेस, हेरिटेबल क्योंकि वो इनहेरिट किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, लार्ज एंड सडन। ठीक है, वेरिएशन जो था डार्विन का वो डायरेक्शनल था एंड इट वाज स्मॉल चेंजेस उसने बोला था। ये भी कुछ हद तक गलत था, ये भी कुछ हद तक गलत है, ये अपने जगह सही है, अपने जगह सही है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी या न्यू डार्विनिज्म। हम मेनली ये थ्योरीज क्यों पढ़ रहे कि इवोल्यूशन किसके वजह से हुआ होगा। डार्विन ने बोला नेचुरल सिलेक्शन, लमार्क ने बोला यूज एंड डिसयूज थ्योरी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ह्यूगो डे व्रीज ने बोला म्यूटेशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके बोला कि हाँ, देखो भैया इवोल्यूशन जो है, पॉपुलेशन इज अ यूनिट ऑफ इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ नॉट ओनली नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन बट ऑल्सो जेनेटिक कॉम्बिनेशन से इवोल्यूशन पॉसिबल है, हेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशंस के हुआ है, एंड जीन फ्लो, नई जीन एंटर हुई है, कुछ जीन एग्जिट हुई है, उससे इवोल्यूशन आपका हुआ है। अकेला म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है और ये सारे वो फैक्टर्स है। ठीक है, अब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, इसका एक हम स्टडी करेंगे तो हम समझ सकते हैं। जैसे अगर एक लार्ज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में इमेजिन करते हैं कि आपकी कुछ इंडिविजुअल इस जीनोटाइप को बिलोंग करते हैं। लेट्स इमेजिन 36% ऑफ द पॉपुलेशन इज कैरिंग कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट जीन, एलील इनका कैपिटल ए है एक।
ठीक है, कुछ पॉपुलेशन आपका कैपिटल ए स्मॉल ए वाले है, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, सपोज ये 48% ये है, इनमें 2 अलील्स है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए। एक स्मॉल ए वाले कुछ इंडिविजुअल है, सपोज 16% ऑफ द पॉपुलेशन ये है। जब इन पॉपुलेशन में इनका सपोज एक बहुत बड़ा सा पॉपुलेशन है, अगर इनकी रैंडम मेटिंग होती गई, ठीक है, अगर इनकी रैंडम मेटिंग होती गई, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, इन अ लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, जीन और अलीलिक फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है इन सारे अलील की, इट रिमेन कांस्टेंट, ये जो पॉपुलेशन है इट रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन एब्सेंस ऑफ, ये तभी कांस्टेंट ऐसे का ऐसा ही रहेगा, मतलब वही 36% कैपिटल ए, वही 48% कैपिटल ए स्मॉल ए एंड सो ऑन, if there is absence of natural selection, if there is absence of mutation, if there is absence of gene flow, if there is absence of genetic recombination, if there is absence of genetic drift etc, तभी ये कांस्टेंट रहेगा। अगर इनमें से कोई भी ये सारी चीजों को एब्सेंस होना चाहिए, अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल अपसेट हो जाएगा, इट विल नेवर रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्योंकि हम नेचुरल सिलेक्शन लेके बात कर रहे थे तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, तो टाइप्स का मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। 3 टाइप है, एक है डायरेक्शनल में हमने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पढ़ा ना, वही बिस्टन, बेटुलेरिया एंड कार्बोनेरिया, लाइट विंग्ड एंड डार्क विंग्ड मॉथ। तो आप देखो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में बिस्टन, बेटुलेरिया, लाइट विंग्ड मॉथ का नंबर सबसे ज्यादा था और कार्बोनेरिया का नंबर कम था। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमने देखा बिस्टन, बेटुलेरिया कम हो गया और कार्बोनेरिया का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, तो एक डायरेक्शनल चेंज आया ना, द पीक शिफ्ट टू वन डायरेक्शन, जो पीक यहां पे था इट हैज शिफ्टेड टू अनदर डायरेक्शन, दैट कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल। एक आप ले लो डीडीटी मस्कीटो वाला, बिफोर डीडीटी स्प्रे, बिफोर हमने ह्यूमन ने डीडीटी को इंट्रोड्यूस किया नेचर में, आपकी जो डीडीटी ससेप्टिबल मस्कीटोस थी, जिनके पास वो जीन नहीं था अपने आप को बचाने के लिए डीडीटी स्प्रे से, उनकी तादाद ज्यादा थी और डीडीटी रेजिस्टेंट मस्कीटोस की तादाद कम थी। आफ्टर वी स्टार्टेड स्प्रेइंग डीडीटी, जो उस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आई थिंक हो रहा था, उसके बाद क्या देखा कि वो डीडीटी ससेप्टिबल वाले तो मर गए, अब सारे बचे कौन से, डीडीटी रेजिस्टेंट वाले। अब चाहे कितना भी डीडीटी स्प्रे करो ये तो नहीं मर रहे, प्लस ये पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ है ना, ये तो प्रोक्रिएट करेंगे। तभी तो डार्विन बोलता था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए, नेचुरल सिलेक्शन फाइन, लेकिन सोचो अगर ये जैसे लॉन्ग नेक जिराफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ, अगर वो सारे के सारे स्टेराइल होते, पॉपुलेशन क्रिएट करने की उनमें ताकत नहीं होती, तो कैसे इवोल्यूशन होता। तो ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन हमेशा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के वजह से वो बोल रहे, रिप्रोडक्टिव हेल्दीनेस होना चाहिए ना, तभी तो आगे बढ़ेगी, तभी तो इनहेरिट होगा उनकी जो फिटेस्ट जीन है, ठीक है। तो अब सारे के सारे मस्कीटो है वो सारे रेजिस्टेंट टू डीडीटी है, अब कुछ काम ही नहीं है डीडीटी स्प्रे करने के बाद भी। तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना, पहले ये ज्यादा थे अब ये ज्यादा हो गए, तो दे शिफ्ट ऑफ द पीक, ठीक है। सेकंड स्टेबिलाइजिंग है, जहां पे मीन कैरेक्टर को ज्यादा फेवर किया जाता है। आप सपोज एवरी डे आप कितने ऐसे एडल्ट को देखते हो, एडल्ट ह्यूमन बीइंग को देखते हो जो जिनका हाइट 3 फीट है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग का आपको 3 फीट वाले कितने दिखते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से, जो आपके ड्वार्फ वगैरह है, कम स्टंटेड ग्रोथ है, बहुत कम 1-2 दिख जाते होंगे, तो उनका पॉपुलेशन काफी कम है ना। और जो आपको 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, ये 7 चलो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 5-6 फीट के एडल्ट आपको ज्यादातर दिखते हैं ना, 5 से लेके 6 फीट के बीच में आपको दिखते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। कितने ऐसे देखते हो आप एडल्ट जिनका 7-8-9 फीट है हाइट, दिखता ही नहीं होगा, या बहुत ही कम आपको जाइंट्स दिखते होंगे, तो उनका पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पे नेचर ने मीन कैरेक्टर को ज्यादा फेवर किया है और एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को एलिमिनेट किया है ना। इसलिए स्टेबिलाइजिंग, द लॉस ऑफ द एक्सट्रीम कैरेक्टर्स इज स्टेबिलाइज्ड बाय द मीन वैल्यू,
ठीक है। सेकेंड लास्ट है आपका डिसरप्टिव। डिसरप्टिव इज ऑपोजिट टू स्टेबिलाईजेशन। एक्चुअली स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन, यहाँ मीन कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है ना, यहाँ मीन कैरेक्टर को एलिमिनेट किया जाता है, एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे एक्सट्रीम को एलिमिनेट किया गया था। तो डिसरप्टिव यूजुअली हमें नेचर में दिखता नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल आपको बता सकती हूँ। इमेजिन करो कि एक आइलैंड था, मैं हमेशा यही एग्जाम्पल सबको बताती हूँ बिकॉज इट इज द ईजीएस्ट वन टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली एक आइलैंड है, उस आइलैंड में मान लेते हैं कि 3 तरह के आपके रैबिट्स रहते थे, ठीक है। एक आपके ब्लैक फर के रैबिट रहते थे, एक आपके ब्राउन फर वाले रैबिट रहते थे, एक आपके वाइट फर के रैबिट रहते थे। तो उस आइलैंड में याद रखो, ब्लैक फर वाले रैबिट, ब्राउन फर वाले रैबिट और आपकी वाइट फर वाले रैबिट, ठीक है। तो अब उसी आइलैंड में कुछ रॉक्स थे जो वॉल्केनिक इरप्शन से बने थे, ब्लैक कलर के रॉक्स है, और वहां पे क्योंकि समुंदर भी है पास में तो लाइमस्टोन वाले रॉक्स भी है। तो ब्लैक फर वाले रैबिट जब भी एक फॉक्स खाने आता, एक फॉक्स प्रीडेटर था, मान लेते फॉक्स उन रैबिट्स को खाने आता था, तो जब खाने के लिए आता था तो जितने भी ब्लैक फर वाले रैबिट थे वो वॉल्केनिक रॉक्स के पास जाके कैमोफ्लेज करके छुप जाते थे, ठीक है। जितने भी व्हाइट रैबिट्स थे वो लाइमस्टोन के पास जाके छुप जाते थे, कैमोफ्लेज करते थे। ब्राउन फर के पास है नहीं ज़्यादा जगह, वो कहीं भी छुपे हाईलाइटेड ही होता था, तो ब्राउन फर वाले रैबिट को आके फॉक्स ज़्यादा खा लेता था, उनकी पॉपुलेशन कम थी। तो यहाँ पे मीन कैरेक्टर क्या हुआ, डिक्लाइन हो रहा है, फेवर नहीं किया जा रहा है। बोथ ऑफ द एक्सट्रीम कैरेक्टर्स आर फेवर्ड बाई नेचर, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू कि ये जो जितने भी इवोल्यूशन हुए हैं, थियरीज हमने समझ लिया कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। अब कब कौन आया, तो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आपके 3 बिलियन ईयर्स अगो आए थे। नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स वही आपके प्रोटोबायोन्स। ईओबायोन्स या आपके फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म 2000 मिलियन ईयर्स अगो आया था। ऑफकोर्स उसके बाद फिर आपकी जॉलेस फिशेस, जो आपकी ये फिशेस आर वर्टिब्रेट्स है ना, ये आपकी 350 मिलियन ईयर्स अगो आई थी। फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट जो रेप्टाइल जैसे थी बट दे वेंट बैक टू वाटर, द फिश लाइक रेप्टाइल इक्थियोसॉर्स 200 मिलियन ईयर्स अगो आया। मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, क्योंकि मैंने बोला था रेप्टाइल से ही बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों आए हैं, बर्ड्स ने मैमल्स को नहीं अराइज किया है, ठीक है। रेप्टाइल आर द कॉमन एंसेस्टर ऑफ बर्ड एंड मैमल। ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, ऑल द ह्यूमन्स और मोस्टली अगर हम मैमल्स की बात करें, वी ऑल केम फ्रॉम ट्री श्रूज। ट्री श्रूज आपकी कुछ एंड ट्री शूज, एलिफेंट ट्री शूज, 2 तरह के थे। वी और एंड शूज से हम आए हैं, ये हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म, एंसेस्ट्रल मैमल्स है। अब ट्री श्रूज गेव राइज टू लीमर्स, टार्सियस, लॉरिसेस एटसेट्रा, ये भी आपके सारे मैमल्स ही है। लीमर से आपके कुछ न्यू वर्ल्ड मंकीज आए, है ना, कुछ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आपके पैरापिथेकस से आए। पैरापिथेकस का एक्सप्लेन आप इन दोनों के बीच में है, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, तो मैंने मेंशन नहीं किया। तो लीमर्स एंड टार्सियर्स से केम ड्रायोपिथेकस, ये आपके मैन प्लस एप दोनों का कॉमन एंसेस्टर है। ये जो ड्रायोपिथेकस है, ये ड्रायोपिथेकस जो है इट इज द कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स, क्योंकि यहीं से आप खुद देखो कि ड्रायोपिथेकस से ही मैन की लिनिएज आई है और ड्रायोपिथेकस से ही एप्स भी आया है। सो दे आर द कॉमन एंसेस्टर फॉर बोथ मैन एंड एप्स 15 मिलियन ईयर्स अगो, बट दे वर मोर एप लाइक ज्यादा थे वो, है ना। फिर दे गेव राइज टू रामापिथेकस, तो आपके शिवालिक हिल्स, कीनियापिथेकस, शिवापिथेकस, ये इनके कुछ वैराइटीज थे, कुछ स्पीशीज थे। दे वर मोर मैन लाइक। दे गेव राइज टू ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स अगो मिला था इनको, वी बिलीव कि एग्जिस्ट करते थे। फिर 500 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर उनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, ठीक है। मैन लाइक ही थे, not more than 4 feet tall, but they used to walk upright and ate fruits, ठीक है। ड्रायोपिथेकस वगैरह सारे के सारे ऐसे झुके हुए, इनका अपराइट नहीं था। they were not showing bipedal locomotion, they started showing bipedal locomotion। रामापिथेकस थोड़ा बहुत बाइपेडल दिखता था, बट वो अपराइट ज्यादा नहीं थे, they were completely upright। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, walked upright and वो वेजिटेरियन या फ्रूट खाते थे, ate fruit। they gave rise to होमो हैबिलिस। इन्होंने फिर होमो हैबिलिस को
ओरिजिनेट करवाया। होमो हैबिलिस हैंडीमैन, ठीक है, बिकॉज दे फर्स्ट स्टार्टेड यूजिंग टूल्स एंड ऑल। 650 to 800 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर उनका क्रेनियल कैपेसिटी था। फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड डिड नॉट ईट मीट, ये भी वेजिटेरियन ही माना जाता है इनका, फ्रूट ईटिंग एंड ऑल। देन केम होमो इरेक्टस, या जावा मैन भी है, पेकिंग मैन है इनका, हाइडलबर्ग मैन है, मैंने सिर्फ जावा मैन लिखा है यहाँ पे, और भी 3 स्पीशीज है, होमो इरेक्टस हिरेक्टस, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, होमो इरेक्टस हाइडलबर्गेंसिस, ऐसे बहुत 3 है स्पीशीज इनके। दे प्रोबेबली एट मीट, ठीक है। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुए थे एंड 900 सीसी उनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्रेनियम की जो कैपेसिटी है ब्रेन, है ना, सरफेस एरिया है। होमो इरेक्टस गेव राइज टू नियंदरथल मैन एंड क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। नियंदरथल मैन सर्वाइव, ज्यादा नहीं सर्वाइव कर पाए, क्रो-मैग्नन काफी देर तक सर्वाइव किया, तभी जाके यहीं से हम आए हैं। ये आपकी क्रो-मैग्नन मैन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस फॉसिलिस, और हम है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, हम इन्हीं से ही आए हैं। तो नियंदरथल मैन जो आपके 1 लाख से 40,000 साल पहले आए थे, एंड ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में इनके फॉसिल्स मिले हैं। दैट ईस्ट एशिया मतलब आपकी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आपकी सेंट्रल एशिया अगर आप ले लो, रशिया का थोड़ा बहुत पार्ट, चाइना, फिर मंगोलिया, ये सारे आपके सेंट्रल एशिया में आते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर बॉडीज विथ हाइड्स, मतलब जो आप जानवर के चमड़े से बनी हुई कपड़े से या चमड़े से वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, इसलिए हाइड्स बोल रहे हैं। बरीड देयर डेड ऑल्सो, ठीक है, सेरेमोनियसली अपने जो मृत उनके लव्ड वंस है उनको बरी करते थे, प्रॉपर बरियल सेरेमनीज या रिचुअल्स करते थे प्रॉपरली। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1400 क्रेनियल सीसी थी, क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर आया क्रो-मैग्नन मैन जो आपके 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो तक थे, आइस एज के दौरान ये थे क्रो-मैग्नन मैन। 1650 सीसी, 1650 सीसी का मतलब ये नहीं कि बहुत ब्रेनी थे, एरिया ज्यादा था क्रेनियल कैपेसिटी, इसीलिए सीसी ज्यादा होने से ब्रेन का ज्यादा बुद्धिमान होने का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा था, क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी। एंड देन केम होमो सेपियन सेपियन, अब हमारा जो मॉडर्न मैन है, ठीक है, हम जो है हमारा 1450 क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है। सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन, एंड यहां होता है खत्म हमारा इवोल्यूशन वाला नीट माइंड मैप। तो यहाँ पे बेटा ख़त्म करते हैं, आपका 12th का सारा नीट माइंड मैप हो चुका है, 11th का तो पहले ही हो चुका था, है ना। फिर कब मिलेंगे आई हैव नो आइडिया, बट आई आशा करूँगी कि मैं दोबारा आप सबसे मिलूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये माइंड मैप सीरीज़, है ना। आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अभी भी आपके पास 3.5-4 महीना तो करीब है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। अगर हम देख ले 4 ही महीना है, लेकिन बीच में हम छुट्टियाँ लेते हैं, आपके क्लासेस वगैरह भी रहते हैं रेगुलर, बट मैं ये होप करूँगी कि आप पढ़ने से एकदम ध्यान नहीं हटा रहे हो, क्योंकि आई नो इस तक तब टाइम तक ना थोड़ा सैचुरेशन आ जाता है, बट उन सैचुरेशन को दूर हटाते हुए अपने मंजिल को दिमाग में एकदम बसा के मेहनत पे मेहनत करते जाओ। मैं सच बोल रही हूँ, हमेशा स्मार्ट वर्क या शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं। हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होता है वो सबसे मीठा होता है, ठीक है, ट्रस्ट मी। तो अभी आपको रुकना नहीं है, अभी आपको थकना नहीं है, जस्ट कीप वॉकिंग हार्ड, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बस लगे रहो। और जब रिजल्ट मिलेगा ना आपको अपने मेहनत का, तो सबसे ज़्यादा खुशी, आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा इस दुनिया में, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगा। तो रुकना नहीं है बेटा, थमना नहीं है, चाहे कितनी भी सैचुरेशन आए, आप थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखिए, है ना। थोड़ा इस तरह की कुछ हॉबीज़ रखिए जो आपको स्टडीज़ के तरफ और फोकस करने में हेल्प कर रही है, मदद कर रही है ना। थोड़ा एक्टिव रिकॉलिंग आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी एक्टिव स्टडी कीजिए, दैट विल हेल्प यू गो टू अ लॉन्ग वे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, खुश रहना और हेल्दी रहना। थैंक यू वेरी मच।